आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे, क्लास 7th की एनसीईआरटी। इसके पहले हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट किया, उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाना सीखा, ठीक है। और पीवाईक्यू भी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी है पीवाईक्यू लगाना बिना उसके, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएंगे एनसीईआरटी से कि जो चीज़ें जैसे मैंने बता दिया कि पाचन किसे कहते हैं, ऐसे नहीं आएगा क्वेश्चन। आप जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को तब समझ में आएगा कि एनसीईआरटी से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए एनसीईआरटी रीड करना जरूरी है। चैप्टर नंबर 2 क्या है, दिया गया है प्राणियों में पोषण, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे इसका सब टॉपिक कौन कौन सा है, इसके बाद हम रीडिंग करेंगे लाइन बाई लाइन, जिससे कि कोई भी चीज़ छूटे ना। फिर क्या है, मानव में पाचन। और अगला टॉपिक क्या दिया गया है, इसका अगला टॉपिक है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। फिर अमीबा में संभरण एवं पाचन। इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट। तो इसमें हम लोग कौन कौन से प्रमुख शब्द देखने वाले हैं, अवशोषण, एमिनो अम्ल, स्वांगीकरण, पित्तरस, मुख गुहिका, रदनक, सेलुलोज, पाचन तंत्र, निष्कासन, वसा अम्ल, खाद्य धानी, पित्ताशय, कृंतक, अंतर्ग्रहण, यकृत, चवर्णक, ग्रशिका, आग्नेयाशय, अग्रचवर्णक, पादाव, रूमिनेंट मतलब रोमंथी, लाला ग्रंथि और दीर्घरूम। तो अब ये सब भी शब्दों को प्रमुख शब्द ये हमारे समक्ष आ गए। अब जब हम रीड करेंगे बुक को तब इस पर विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। फिर क्या सीखा हम लोग, इसको देखेंगे सारांश के रूप में। आगे ये सब कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको भी सॉल्व करेंगे आज। पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं, परंतु प्राणी ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी, अब हमने देखा था ना फर्स्ट चैप्टर में, स्वपोषी परपोषी। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं, और कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधों एवं जंतु दोनों को खाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषक में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं करते, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है। जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ में, जटिल पदार्थों खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है, तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं, ठीक। फिर है अंतर्ग्रहण, खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी हमिंग बर्ड पौधों का मकरंद चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं, और कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। अद्भुत सत्य, देखिए स्टारफिश तारा मछली कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। मानव में पाचन, देखिए हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, मुख गुहिका, ग्रास नली या फिर ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत्र, छोटी आंत, बृहदांत्र मतलब बड़ी आंत, और फिर मलद्वार। यहाँ पर चित्र के माध्यम से बताया गया है, देखिए मुख गुहिका, लाला ग्रंथि, ग्रशिका, यकृत, पित्ताशय, आमाशय, अग्नाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत्र, मलाशय, गुदा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ बताया जा रहा है कि
जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, ये जो सारी चीज़ें बताई हैं, इन भागों से जो भोजन गुजरता है, इसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत्र तथा आहार नाल से संबद्ध विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत, अग्न्याशय, पाचक रस स्रावित करती हैं। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। अब हम देखते हैं मुख एवं मुख गुहिका, इसका क्या काम है, क्या क्या चीजें होती हैं। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वार होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। ठीक, हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे? हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था में ये प्रायः गिरने लगते हैं। लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। जीभ पर स्वाद के विभिन्न क्षेत्र। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। ठीक, आगे है भोजन नली, ग्रसिका। निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है और ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन या उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद करिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो तथा इसके कारण के विषय में सोचिए। अब ये देखिए, भोजन क्या, फिर ये ग्रसिका और ये आमाशय। ग्रसिका में भोजन की गति, उसके बाद आमाशय। तो आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं यू आकार की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक ओर ग्रसिका से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत्र में खुलता है, छोटी आंत में। इसमें बताया जा रहा है कि कभी कभी जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं तो खाते समय बात करते हैं, आपको खांसी उठती है या हिचकी आती है तो घुटन का अनुभव होता है। यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। श्वास नली ना कि किसी की याद करने के कारण। श्वास नली नासिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है। यह ग्रसिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। भोजन निगलने के समय एक मांसल रचना वाल्व का कार्य करती है जो श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देता है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आती है, फिर खांसी उठती है। आमाशय का आंतरिक स्तर श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है और अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देती है। क्षुद्रांत्र, देखिए क्षुद्रांत्र लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत एवं अग्न्याशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी दक्षिण ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्तरस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है, जिसे क्या बोलते हैं, पित्ताशय।
और पित्तरस किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? किसके? वसा के। PYQ है। अग्न्याशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्न्याशयिक रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन प्रक्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है और आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत्र के निचले भाग में पहुंचता है जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और वसा अम्ल एवं कोलेस्ट्रॉल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। एलेक्सिस सेंट मार्टिन का गोली का घाव, देखिए इसको पढ़ते हैं। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई। सन 1822 ईस्वी में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह घायल हुआ। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तथा आमाशय में एक छिद्र हो गया। उसे विलियम ब्यूमांट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया और चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली परंतु वह आमाशय का छिद्र भली भांति बंद ना कर सका तथा उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। ब्यूमांट को छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक परीक्षण किए। ब्यूमांट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि आमाशय क्षुद्रांत्र में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। ठीक है, आगे दिया गया कि क्षुद्रांत्र में अवशोषण, छोटी आंत में अवशोषण। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत्र की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है और इस प्रक्रम को क्या बोला जाता है? अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं और प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है और अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है और इस प्रक्रम को क्या बोला जाता है? स्वांगीकरण। आगे दिया जा रहा है कि कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता तो अवशोषण नहीं होता बृहदांत्र में भेज दिया जाता है। बृहदांत्र क्या है? बड़ी आंत। देखिए, बृहदांत्र क्षुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है, लगभग 1.5 मीटर लंबी। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है और समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे निष्कासन कहते हैं। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है? देखिए, ये जो भैंस, गाय ये सब होते हैं, ये पहले घास को जल्दी जल्दी निकलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन मतलब प्रथम आमाशय कहलाता है और रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है और रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसका छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिसे वह चबाता है। इस प्रक्रम को रोमंथन कहते हैं। ग्रसिका, रूमेन, ये क्षुद्रांत्र, फिर आमाशय, अंधनाल और ये बृहदांत्र मतलब जुगाली करना, रोमंथन। और ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। रूमिनेंट्स में क्षुद्रांत्र एवं बृहदांत्र के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। हमने अभी देखा था ना चित्र में, यहाँ अंधनाल। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिक जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है।
एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियां होती हैं। केंद्रक, पादाव, खाद्य कणिका, अंतर्ग्रहण, खाद्य धानियां और ये विक्षेपित अपशिष्ट। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है, जिन्हें पादाव, कृत्रिम पाव कहते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पादाव विकसित करके उसे निगल लेता है और खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य दानी में फंस जाते हैं। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। बचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है और अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती है। इसी के साथ हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करते हैं और दिया जा रहा है इसमें कि अगले के अध्याय में हम आंत्र द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों का शरीर के अन्य भागों में स्थानांतरण के विषय में पढ़ेंगे। तो हमने इन सभी प्रमुख शब्दों को कंप्लीट किया। क्या क्या होता है, अब चलते हम सारांश को देखते हैं। जंतु पोषण में पोषण आवश्यकताएं, भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां एवं शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित है। आहार नाल तथा श्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं, जैसे मुखगुहिका, ग्रशिका, आमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत, जो मलाशय में समाप्त होती हैं, और गुदा सम्मिलित है। पाचक रस स्रावित करने वाली प्रमुख ग्रंथियां लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, आमाशय की भित्ति एवं क्षुद्रांत की भित्ति भी पाचक रस स्रावित करती है। विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां भी निम्न है, और जैसे हमने मनुष्य में देखा किस प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं, फिर हमने जंतुओं में देखा, फिर सूक्ष्म प्राणी जैसे अमीबा में देखा। फिर पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन शामिल है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब क्रमवाइज चीजों को लगाइए, कैसे क्या क्या हो रहा है। मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है, प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है, और यकृत द्वारा स्रावित पित्त अग्न्याशय तथा अग्न्याशयिक स्राव एवं क्षुद्रांत वृत्ति द्वारा स्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन क्षुद्रांत में पूरा हो जाता है। जल एवं कुछ लवण बृहदांत्र में अवशोषित होते हैं। अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, और बिना बचे अपशिष्ट जिनका अवशोषण नहीं होता मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। गाय, भैंस एवं हिरण जैसे घास खाने वाले जंतु रोमंथी कहलाते हैं। वे पत्तियों का अंतर्ग्रहण तीव्रता से करके उन्हें निगल लेते हैं तथा रूमेन में भंडारित कर लेते हैं। कुछ अंतराल के बाद भोजन पुनः मुख में आ जाता है और पशु धीरे धीरे जुगाली कर उसे चबाते हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पादाप की सहायता से होता है तथा इसका पाचन खाद्य धानी में होता है। ठीक है, और इसी के साथ हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 को भी कंप्लीट किया। आप लोग बार बार रिवीजन करिए, पीवाईक्यू को लगाइए, बस इजीली एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और इसलिए मैं चीज़ों को कहीं छोड़ नहीं रही हूँ, तुम लाइन से लाइन पढ़ाती चल रही हूँ, जिससे कोई भी दिक्कत ना हो कि कहीं कुछ चीज़ें छूट आ जाए। नहीं तो हम लोग शॉर्ट में भी चीज़ों को समझ सकते हैं, तो हमें शॉर्ट में नहीं चलना, पूरा बढ़िया से देखते हुए चलना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।